मध्य पूर्व में हालात मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। इजराइल और ईरान जो इस इलाके के दो सबसे बड़े कह सकते हैं विरोधी हैं, जी। वो अब सीधे सीधे एक सैन्य टकराव में मतलब आमने सामने आ गए हैं। ये वाकई एक बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, जो चिंगारी पहले सिर्फ धमकियों तक थी या प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, अब वो एक तरह से खुली जंग बन गई है। हाँ। हम देख रहे हैं कि परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, शहरों पर मिसाइलें गिर रही हैं। ये पहले ऐसा नहीं देखा गया इन दोनों के बीच सीधे तौर पे। तो आज हम इसी बढ़ते तनाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर जी। कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, ये जो सीधी लड़ाई है ये शुरू किसने की और आगे क्या हो सकता है। मकसद बस यही है कि ये जो उलझी हुई तस्वीर है इसे थोड़ा साफ किया जा सके। वही कहा। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। अच्छा। जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये नाम दिया गया, ये शुरू किया। ये ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब काफी फैला हुआ हवाई हमला था। हाँ, मैंने भी पढ़ा, रिपोर्ट्स थी कि 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। जी, 100 से ज्यादा। और इसमें नतान्स और फोर्डो जैसे अहम परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। फोर्डो तो वो है ना जो पहाड़ के नीचे है। बहुत सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल, उसे भेदना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। तो वो भी निशाने पर था। और साथ ही मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके कमांड सेंटर्स पर भी हमले हुए। और एक बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, हाँ, वो ये कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कुछ हमले ईरान के अंदर से ही किए गए, ड्रोन से। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन खबरें हैं कि शायद इसमें मोसाद का हाथ हो। अगर ये सच है तो ये इस लड़ाई को और भी पेचीदा बना देता है। मतलब अंदर से भी ऑपरेशन चल रहा है। सही बात है। ये अंदरूनी हमले वाली बात पर वाकई गौर करना होगा। खैर, ईरान ने फिर जवाब देने में देर तो नहीं लगाई होगी? बिल्कुल नहीं। हमला हुआ और उसके कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने भी कार्रवाई की। अच्छा। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन वो इजराइल की तरफ दाग दिए गए। 300 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, और इनका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, कई नागरिक इलाके भी थे। तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा, ये बड़े शहर हैं, ये सब चपेट में आए। और इसका जो इंसानी पहलू है वो तो मतलब बहुत ही दुखद है, जो शुरुआती खबरें आ रही हैं। जी, कम से कम 224 ईरानी और 24 इजरायली मारे जा चुके हैं, और ये तो शुरुआती आंकड़े हैं। हाँ, ये बढ़ भी सकते हैं। और जरा सोचिए माहौल कैसा होगा। दोनों तरफ हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं। लोग बंकरों में छुपे होंगे। बिजली कटौती हो रही है। एक अफरा तफरी, एक डर का माहौल है। ईरान में तो हालात और भी मुश्किल बताए जा रहे हैं। तेहरान जैसे बड़े शहरों से सुनने में आ रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। 1 लाख? जी। ईंधन की कमी हो रही है, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा, अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है। ये सिर्फ एक सैन्य संकट नहीं रहा अब। नहीं, ये तो मानवीय संकट बन गया है। बिल्कुल, मानवीय त्रासदी है ये। और इजराइल में भी वैसी तस्वीरें होंगी। स्कूल बंद है, शेल्टर भरे हुए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जानें हैं, परिवार हैं। सही कहा। हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है। इस सब पर दुनिया का क्या रुख है? बाकी देश क्या कर रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खाड़ी में अपने युद्धपोत, बॉम्बर वगैरह तैनात कर दिए हैं। अच्छा। ईरान को चेतावनी भी दी है। लेकिन साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि अभी फिलहाल अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे। मतलब दबाव बना रहे हैं लेकिन सीधे लड़ाई में नहीं कूद रहे हैं। हाँ, एक तरह से वही पुरानी रणनीति है, दबाव बनाओ पर सीधे टकराव से बचो, कम से कम अभी के लिए। और खाड़ी के देश जैसे कतर, ओमान, सऊदी अरब, वो तो पास में है। वो तो जाहिर तौर पे बहुत चिंतित हैं। वो फौरन युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि ये आग उनके घर तक पहुंचे। और संयुक्त राष्ट्र भी वो नागरिकों की मौतों की निंदा कर रहा है, चिंता जता रहा है। लेकिन क्या इससे तनाव कम होगा? इजराइल और ईरान रुकेंगे? मुश्किल लग रहा है, कम से कम अभी तो। इजराइल का कहना है कि भाई जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, हम नहीं रुकेंगे। और ईरान कह रहा है कि पहले ये हमले बंद हों, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं। और एक डर ये भी तो है कि लेबनान से हिजबुल्ला या यमन से हूती, हाँ, जो ईरान के समर्थक माने जाते हैं, हाँ, अगर वो भी इसमें सीधे कूद पड़े, वो धमकी तो दे ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो ये मामला और भड़क जाएगा। ये क्षेत्रीय गुटों का शामिल होना, ये आग में घी डालने जैसा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये पिछले कई सालों में मध्य पूर्व का शायद सबसे खतरनाक मोड़ है।
मैं सहमत हूं। एक छोटी सी गलतफहमी या एक छोटी सी चूक भी इसे एक बड़े पूरे क्षेत्र को चपेट में लेने वाले युद्ध में बदल सकती है, और उसके नतीजे सोचकर भी डर लगता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच जो सालों का एक छिपा हुआ तनाव था वो अब खुलकर सामने आ गया है एक सीधी सैन्य लड़ाई में। जी। इसके मानवीय परिणाम बहुत भयावह हैं और पूरी दुनिया चिंतित है। स्थिति वाकई बहुत नाजुक है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। हमने दोनों तरफ के घोषित लक्ष्य तो सुन लिए। इजराइल कहता है परमाणु खतरा खत्म करो, ईरान कहता है हमले रोको फिर बात करेंगे। क्षेत्रीय ताकतों के अपने अपने हित हैं, लेकिन इन सब के पीछे वो कौन से अनकहे दबाव हो सकते हैं, कौन सी अंदरूनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, या कौन सी बाहरी ताकतों के हित जुड़े हो सकते हैं, अच्छा, जो आखिर में ये तय करेंगे कि ये टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता है या फिर तनाव कम करने का कोई रास्ता निकलता है। ये सोचना जरूरी है।